वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की जो क्लास है वह भी कन्फॉर्मेशन को लेकर ही है। इसका मतलब आज भी हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सरूपण साइक्लोहेक्सेन के अंदर। इट्स मीन कन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसको लेकर हम कन्फॉर्मेशनल के बारे में या सरूपण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो भी हमने सरूपण पढ़ा है वो हमने एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन के लिए पढ़ा था। और हमने क्या देखा, उसके अंदर उसका न्यूमेन प्रोजेक्शन देखा, और न्यूमेन प्रोजेक्शन के अंतर्गत हमने देखा कि उसके दो रूप होते हैं, एक एक्लिप्स फॉर्म होती है और स्टेगर्ड फॉर्म होती हैं। जो एक्लिप्स फॉर्म होती हैं वो क्या रहती हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग फॉर्म होती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। उसकी जो एनर्जी होती है, रिपल्शन एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकॉज जो ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं। इस वजह से क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होती है। और स्टेगर्ड फॉर्म की जब अपन बात करते हैं तो स्टेगर्ड फॉर्म के अंदर ग्रुप जो होते हैं, कार्बन कार्बन के सामने वाले ग्रुप एक दूसरे के दूर होते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने की वजह से रिपल्शन कम होता है, इसलिए रिपल्शन एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए स्टेगर्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्थायी होती हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग एंगल पर एक कार्बन को स्टेबल रखते हैं, दूसरे को उसके सापेक्ष घुमाते हैं, तो हमें अलग अलग एंगल 0, 60, 120 इस तरह से 60 डिग्री का जब अपन डिफरेंस रखते हैं और उसको कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग उसके 3D अरेंजमेंट प्राप्त होते हैं, जिसे हम कहते हैं उनके कन्फॉर्मर। क्लियर? तो ये सब डिटेल हमने कल पढ़ ली थी, किसके अंदर, एथेन के लिए पढ़ लिया, प्रोपेन के लिए और ब्यूटेन के लिए। आज जो अपना टॉपिक है वो है साइक्लोहेक्सेन के लिए। सरूपण किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन में। एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमने क्या पढ़ना है, सरूपण पढ़ना है, कन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन कैसा स्ट्रक्चर होता है। साइक्लोहेक्सेन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर, एक प्लेनर, इस तरह से। क्या ये बेंजीन है? नहीं, ये बेंजीन नहीं है, बिकॉज बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। एक तरह का एलिसाइक्लिक होता है कंपाउंड। कैसा होता है, एलिसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक भी है लेकिन एलिफेटिक के कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। मैंने इसको इस तरह से शो किया है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन इसके अंदर होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर अणुसूत्र कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र होता है, और ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से इसको शो करते हैं। एक प्लेनर स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है। कैसी संरचना होती है, समतलीय संरचना। कुछ इस तरह की संरचना आप देख सकते हो, जैसे कि देखो ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके अंदर क्या है, देखो ये मैंने एक एक बॉन्ड ही शो किए हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2-2 हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्योंकि स्पेस नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाई, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। देखो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन इस तरह से, मतलब एक प्लेनर संरचना आपको दिखती है। ठीक है, इस प्लेनर संरचना के अंदर कितने, 2-2 हाइड्रोजन, ये मैंने एक ही शो किया है, एक इस पे लगा हुआ है, ऐसा अपन को मानना है, तो 2-2 हाइड्रोजन इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं। तो किस तरह की संरचना दिखती है आपको, एक प्लेनर स्ट्रक्चर दिखता है। किसका, साइक्लोहेक्सेन का एक समतलीय संरचना दिखती है। इस तरह का स्ट्रक्चर है, देखो क्लियर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है, इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर अपन बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, साइक्लोहेक्सेन के अंदर बॉन्ड एंगल देखें वो होता है 120 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का। और जनरली अगर कोई कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स हैं तो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये बंद कोण का मान होना चाहिए। अगर बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट है, इट्स मीन वो कार्बनिक यौगिक जो है वो स्थायी होता है, उसमें किसी भी तरह की विकृति या डिस्टॉर्शन नहीं होता है, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब अगर अपन देखें साइक्लोहेक्सेन को, तो आप देखो साइक्लोहेक्सेन की संरचना कैसी है, प्लेनर समतलीय है। प्लेनर समतलीय संरचना है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है, 120। तो बॉन्ड एंगल 120 इससे क्या है, ज़्यादा हो गया। बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा है, और अगर बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा कितना है, लगभग आप मान लो तो 11 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री पॉइंट, अगर ओवरऑल कहूँ तो 11 डिग्री के आसपास। तो
तो इतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो ये जो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है ये क्या कहलाता है, एक तरह के इसको कहते हैं अपन एंगल डेविएशन या कोणीय विकृति। इसे एंगल डेविएशन या कोणीय विकृति कहा जाता है। और इससे क्या होगा, तो हमने बेयर की थ्योरी पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेयर का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी भी यौगिक के अंतर्गत उसका जो कोण होता है वह कोण मानक कोण, ये इसका स्टैंडर्ड कोण है 109 डिग्री 28 मिनट, उससे विचलन शो करता है। क्या होगा, विचलन। तो ये विचलन क्या कहलाता है, एंगुलर डेविएशन या कोणीय विचलन कहलाता है। और कोणीय विचलन जितना ज़्यादा होगा यौगिक के अंदर उतनी ही ज़्यादा विकृति आएगी, डिफॉर्मेशंस आएगा। और जितनी ज़्यादा विकृति आएगी वो क्या रहेगा, अस्थायी प्रकृति का होगा। इट्स मीन वो संरचना कैसे होगी, अनस्टेबल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ साइक्लोहेक्सेन की इस प्लेनर संरचना की, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल के अंदर डेविएशन पाया जाता है, कोणीय विकृति होगी। इट्स मीन ये संरचना स्टेबल नहीं होगी। तो ये संरचना कैसी है, अस्थायी। तब क्या करना है, तब एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है शेशे तथा एक आता है मोहरे। शेशे तथा मोहरे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो संरचना है साइक्लोहेक्सेन की, ये संरचना प्लेनर तो है लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर कोणीय विकृति पाई जाती है। इट्स मीन ये अस्थायी प्रकृति का है। तो क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि अगर साइक्लोहेक्सेन के दोनों कॉर्नर को पकड़कर, देखो ये दो कॉर्नर कैसे, ऐसे मैं आपको समझाती हूँ। साइक्लोहेक्सेन के दोनों कॉर्नर्स को पकड़कर मरोड़ दिया जाए तो एक मुड़ी हुई संरचना प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत क्या होगी, मरोड़ी तनाव होगा या उसके अंदर मरोड़ी या डिस्टॉर्शन होगा। वह संरचना अधिक स्थायी होगी क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड एंगल अब 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, देखो दो किनारे, कोई भी दो किनारे ले लिए, कोई दो किनारे, इसको क्या करना है, डिस्टॉर्ट करना है। जैसे मैंने किनारे ले रही हुई ये दो किनारे लिए, अब इसको क्या करेंगे, अपन मोड़ेंगे। इस तरह से जब मोड़ते हैं तो एक मुड़ी हुई संरचना हमें प्राप्त होगी। दो प्रकार की संरचना इस तरह से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो इनको क्या करना है, मोड़ देना है। तो ये मोड़ दिया मैंने इस तरह से। तो दो प्रकार की संरचना कौन सी प्राप्त होती हैं, मोड़ने पर एक तो इस तरह की संरचना बनती है और एक इस तरह की संरचना बनती है। ठीक है, मोड़ने पर देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही हैं। तो दो तरह की संरचनाएं प्राप्त होती हैं जब साइक्लोहेक्सेन के प्लेनर स्ट्रक्चर को दो कॉर्नर पर पकड़कर मोड़ दिया जाए। तो ये मोड़ी हुई संरचना जो होती हैं, ये इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर मरोड़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है। मुड़ी हुई संरचना के अंदर कौन सा तनाव होता है, मरोड़ी तनाव। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, उसके अंदर क्रिएट होता है, डिस्टॉर्शन या मरोड़ी तनाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार की जो संरचना बनेगी उसका बॉन्ड एंगल अब 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। तो कैसी होगी संरचना, अगर स्टेबल है, देखो 109 डिग्री 28 मिनट मतलब अब उसके अंदर किसी भी प्रकार का एंगल डेविएशन या कोणीय विकृति नहीं होगी, तो वो संरचना क्या होगी, स्टेबल होगी, स्थायी होगी। तो शेशे और मोरे ने जो मरोड़ी संरचनाएं बताई वो स्टेबल प्रकृति की होती हैं। अब सवाल ये कि शेशे मोरे ने कौन सी दो मरोड़ी संरचनाएं बताई, तो दो प्रकार की मरोड़ी संरचनाएं बताई, जिसमें एक रूप जो है वो कहलाता है चेयर फॉर्म, दूसरा रूप कहलाता है बॉट फॉर्म। उसको ऐसे समझ सकते हो कि एक रूप तो आपको ऐसा दिखता है जैसे चेयर पड़ी है, ठीक, और दूसरा रूप ऐसा दिखता है जैसे कि बॉट पड़ी है। तो ये कहलाता है इसका बॉट रूप। ठीक है, तो एक कैसा है, चेयर फॉर्म, इसे कहते हैं चेयर फॉर्म, और इसे क्या कहूँगी मैं, बॉट फॉर्म कहती हूँ। कैसे ही लग रहा है आपको, जैसे बॉट है, कार्बन 6 हैं क्या, बिल्कुल इसके अंदर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 कार्बन इसके अंदर भी हैं। हमने तो उसको क्या किया, ट्विस्ट किया है, उसको मोड़ दिया है, यहाँ से और यहाँ से पकड़ के उसको ट्विस्ट कर दिया, मोड़ दिया। तो दो संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म प्राप्त होती हैं। अब ये चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म के बारे में अपन डिस्कस करते हैं आगे कि चेयर फॉर्म क्या है, बॉट फॉर्म कैसी होती है, इस तरह से कौन सी स्टेबल होगी और इसका क्या रीज़न है। तो देखो ये दो तरह की जो संरचना बनती हैं, चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म, उसके अंदर अगर मैं बात करूं चेयर फॉर्म की, या दोनों ही संरचना के अंदर दो दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। कितने प्रकार के, दो दो प्रकार के हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, जो आपको एक्सिस की ओर दिखते हैं, जो आपको सीधे खड़े बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, एक्सिस की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्सियल हाइड्रोजन हो या कोई भी ग्रुप्स हो सकता है। तो मोस्टली मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ साइक्लोहेक्सेन में। तो देखो हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है। तो जो ऊपर की तरफ होते हैं ऑन द एक्सिस वो होते हैं एक्सियल हाइड्रोजन, उसे हम कहते हैं एक्सियल हाइड्रोजन या अक्षीय हाइड्रोजन। और जो नीचे की तरफ आपको दिखते हैं इस तरह से
झुके हुए जो दिख रहे हैं वो कौन से होंगे, निरक्षीय, जिसे हम कहते हैं He मतलब इक्विटोरियल हाइड्रोजन, या जिसे हम कहते हैं निरक्षीय, और एक्सियल को क्या कहते हैं, अक्षीय। ठीक है, दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे He और यहाँ पे H है, ये H है, फिर यहाँ पे He, ये ऊपर की तरफ है इस तरफ ऑन द एक्सिस, तो ये H है, फिर ये He, फिर ये He, फिर वापस एक्सिस की तरफ, ये एक्सिस की तरफ H है और नीचे की तरफ HE। ठीक है, इस तरह से इनकी क्या रहती है, स्ट्रक्चर बनता है। तो प्रत्येक संरचना के अंदर दो प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, एक है H है जिसे कहता है एक्सियल हाइड्रोजन, एक होता है He जिसे कहते हैं निरक्षीय या इक्विटोरियल हाइड्रोजन। इसी तरह का अरेंजमेंट बॉट फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है। सेम इसी तरह के हाइड्रोजन क्या होंगे, बॉट फॉर्म के अंदर भी होंगे। ये इसका बॉट फॉर्म, तो दो तरह के हाइड्रोजन इसमें भी होंगे, ये दो तरह के हाइड्रोजन। देखो ऊपर की तरफ जो है अक्ष की तरफ वो कौन से हो गए, एक्सियल, नीचे की तरफ है वो कौन से हो जाएंगे, इक्विटोरियल। तो ये इक्विटोरियल, ये सारे एक्सियल, ये एक्सियल, एक्सियल, ये इक्विटोरियल और ये इक्विटोरियल। ठीक है, ये कैसी संरचना हो गई, ये इसका कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये कहलाएगा बॉट फॉर्म, ये कहलाएगा उसका चेयर फॉर्म। तो शेषे-मोरे के अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन के मरोड़ी रूप के दो रूप बनेंगे। कौन कौन से रूप बनेंगे, एक चेयर फॉर्म बनेगा और एक बॉट फॉर्म बनेगा। दोनों फॉर्म के अंदर दो प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, एक कहलाता है अक्षीय हाइड्रोजन, एक कहलाता है निरक्षीय। जो हाइड्रोजन या जो समूह या जो ग्रुप ऑन द एक्सिस आपको एक्सिस की तरफ दिख रहा है, सीधा खड़ा दिख रहा है, वो है अक्षीय हाइड्रोजन, और जो नीचे की तरफ झुका हुआ दिख रहा है वो क्या है, इक्विटोरियल या निरक्षीय हाइड्रोजन कहलाता है। तो इस प्रकार का इसके अंदर अरेंजमेंट होता है। अब सवाल जो आता है वो ये है आपका इम्पॉर्टेंट सवाल कि दोनों रूपों में से कौन सा रूप स्टेबल होता है, विच फॉर्म विल बी मोर स्टेबल इन साइक्लोहेक्सेन। तो कौन सा रूप स्टेबल होता है, क्या कारण है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सामान्य ताप पर अगर हम देखा जाए तो इसका जो बॉट चेयर फॉर्म है वो मोर स्टेबल होता है बॉट फॉर्म की तुलना में। चेयर फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म। कारण क्या है, चेयर फॉर्म क्यों है स्टेबल, बॉट फॉर्म क्यों नहीं है। तो देखो अगर आप देखें चेयर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, चेयर फॉर्म दिख रही है। ठीक है, ये देखो ये है चेयर फॉर्म, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मैंने कुछ ही बॉन्ड शो किए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो ये कौन सा रूप दिख रहा है इसका, ये इसका दिख रहा है आपको चेयर फॉर्म दिख रहा है। इस चेयर फॉर्म के अंतर्गत आप देखो ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है ठीक इसी तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म के अंदर जब हम बात करते हैं तो चेयर फॉर्म के अंदर भी दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्विटोरियल। एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, इक्विटोरियल हाइड्रोजन नीचे की तरफ रहते हैं। अगर चेयर फॉर्म के अंदर देखें तो चेयर फॉर्म के अंदर एक्सियल हाइड्रोजन जो होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन पर लगे हुए जो ग्रुप से हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन पर लगे हुए ग्रुप से हाइड्रोजन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो एक जोड़ दिया, ये उसका एक्सियल हो गया। ठीक है, ये इसका एक्सियल है, ये मान लो ये 2 एक्सियल हैं और ये एक आगे इक्विटोरियल है। ठीक है, इस तरह से आगे और अरेंजमेंट होते जाते हैं। तो अगर इसके अंदर देखें तो सारे जो ग्रुप हैं आपको क्या दिख रहे हैं, दूर दूर दिख रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर दिखते हैं। चेयर फॉर्म की बात करते हैं तो चेयर फॉर्म के अंदर जो भी ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, समूह लगे हुए रहते हैं, वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, और अधिकतम दूरी पर होने के कारण इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, या कह सकते हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है या प्रतिकर्षण होता है, वो क्या होगा, कम होता है। तो प्रतिकर्षण कम होगा तो कौन सी ऊर्जा कम होगी, प्रतिकर्षण ऊर्जा या रिपल्शन एनर्जी भी कम होती है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी या मोर स्टेबल होगा। लेकिन अगर बात करें बॉट फॉर्म की, तो बॉट फॉर्म के अंदर ये देखो जैसे एक बॉट फॉर्म है, इसको मैं इतना क्लियर नहीं बना पाई लेकिन समझने की कोशिश कर सकते हैं अपन। जैसे कि एक बॉट फॉर्म है, ठीक है, बॉट की तरह दिखती है बिल्कुल, और ये इसके ऊपर लगे हुए ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये दोनों इक्विटोरियल मैंने बनाए यहाँ पे, और ये जो आपको दिख रहा है सीधा खड़ा बॉन्ड, ये कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड। देखो इसके अंदर जो सीधा खड़ा बॉन्ड है वो कौन सा है, एक्सियल, और जो झुके हुए बॉन्ड है वो कौन से हैं, इक्विटोरियल। ये आपको समझ में आ गया। तो बॉट फॉर्म की अगर बात करें तो बॉट फॉर्म के अंदर आप देखते हैं कि सारे ग्रुप
कार्बन पर लगे हुए लगभग जो हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे के नियर होते हैं, एक दूसरे से मिनिमम दूरी पर होते हैं, कम दूरी पर होते हैं। इस वजह से क्या होगा, वो बिल्कुल पास पास होंगे, उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविमीय ऐसी बाधा उत्पन्न होती है, उनके बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है, और प्रतिकर्षण और रिपल्शन की वजह से क्या होगी, एनर्जी उनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रतिकर्षण ऊर्जा, रिपल्शन एनर्जी बढ़ जाएगी, उस वजह से स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से इनका स्थायित्व कम होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको ये याद रखनी है कि मोस्टली इसके अंदर रिपल्शन तो होता है, लेकिन जो 1 नंबर और 4 नंबर पर हाइड्रोजन होता है, देखो इसको देते हैं नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर, तो 1 और 2 नंबर 1 और नंबर 2 पर हाइड्रोजन जो होता है उसे हम कहते हैं फ्लेगापोल हाइड्रोजन। फ्लेगापोल हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, देखो बोट होती है, बोट के आगे की तरफ आप देखते हो तो क्या लगा होता है, फ्लैग लगा हुआ होता है, पीछे की तरफ फ्लैग लगा हुआ होता है, तो ये ऐसे दिखते हैं हाइड्रोजन जैसे फ्लैग लगे हुए हो, दिख रहे हैं आपको, दोनों एक्सियल हाइड्रोजन कार्बन 1 पर और 4 पर ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि बोट के दोनों सिरे पर फ्लैग लगे हुए हो, तो इसलिए इन हाइड्रोजनों को कहते हैं फ्लेगापोल हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन है, ये आपका फ्लेगापोल हाइड्रोजन है। और इसी तरह से अगर मैं एक स्ट्रक्चर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दूँ, जस्ट इमेजिन, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूँ तो ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी आपका फ्लेगापोल हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये अगर फ्लेगापोल हाइड्रोजन होगा तो ये फ्लेगापोल हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत नज़दीक जो होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने। और अगर कोई चीज़ सामने सामने हो तो इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 4 जिसे हम कहते हैं फ्लेगापोल हाइड्रोजन, एक दूसरे के बिल्कुल सामने होने की वजह से इनके बीच में 1,4 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होता है। कौन सा, 1 और 4 पे है तो 1,4, और एक्सियल क्यों, क्योंकि दोनों एक्सिस पे हैं, तो इनके दोनों के बीच में 1,4 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन या 1,4 द्विअक्षीय अंतर क्रिया होती है, इंट्रैक्शन होता है। इस वजह से क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्शन एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी जो है इनकी घट जाती है। तो मेन अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है, इनका फ्लेगापोल हाइड्रोजन के बीच में होने वाला 1,4 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से देखो, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये तो सारे निरक्षीय हैं। अब यहाँ पे मैंने एक अक्षीय लगा दिया, क्लियर। तो अब क्या होगा, ये दोनों हो गए एक्सियल, ये वाइट जो दिख रहा है आपको बॉल और ये ब्लू बॉल, तो ये दोनों एक्सियल हो गए तो ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर इसको ये कहलाते हैं 1,4 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन कहलाता है। तो ये है आपका बोट फॉर्म और ये है आपका चेयर फॉर्म। अब आप कंपेयर करो किसके अंदर आपको ग्रुप्स क्लोज दिख रहे हैं, किसके अंदर दूर दिख रहे हैं। देखो अगर आप कंपेयर करो तो देखो इसके अंदर आपको सारे ग्रुप्स कितने दिख रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर दिख रहे हैं, क्लियर। और इसके अंदर क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लोज दिख रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ इक्वेटोरियल तो वो भी आपको दूर दिखेगा, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल क्लोज दिख रहे हैं। इस वजह से बोट फॉर्म जो है उसमें रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। चेयर फॉर्म जो है उसके अंदर रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। समझ में आ गया। ये होता है चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में से कौन स्टेबल है और कौन कम स्टेबल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जनरल टेम्परेचर पर कौन सा रूप पाया जाता है, देखो ये अगर एक चीज़ और इसके अंदर है कि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो भी बहुत कम होता है। कितना, 3 से 5 किलो कैलोरी पर मोल। जैसे हम ब्यूटेन वगैरह उनके कन्फॉर्मर में भी देखा था, बहुत कम एनर्जी गैप है, तो वो बहुत ही फास्ट एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसी तरह से क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन के जो चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म होते हैं उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। इस वजह से ये एक दूसरे के अंदर जो इंटरचेंज होंगे, एक दूसरे में अंत परिवर्तित होंगे, तो इतने फास्ट होंगे कि इनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इनको विलगित नहीं किया जा सकता है, कारण कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होता है इस वजह से, ठीक है। तो इंटरचेंज नहीं कर सकते। लेकिन सवाल आता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सा रूप पाया जाएगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, कौन सा रूप स्टेबल है, चेयर फॉर्म स्टेबल है। तो आपको ये बताना है कि अगर सामान्य ताप है या नॉर्मल टेम्परेचर है, या ये कह सकते हैं कि अगर कमरे के ताप की बात करें तो कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर एट द नॉर्मल टेम्परेचर चेयर फॉर्म पाया जाता है। कौन सा फॉर्म, चेयर फॉर्म पाया जाएगा, बिकॉज चेयर फॉर्म जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। फिर इसी के अंदर आता है कि फ्लिपिंग क्या होती है, चेयर फॉर्म की फ्लिपिंग क्या है। तो ये फ्लिपिंग क्या है इसको भी अपन देख लेते हैं। चेयर फॉर्म की फ्लिपिंग, फ्लिप होने का मतलब क्या है, जनरली फ्लिप होने का मतलब होता है कि कभी इधर तो कभी उधर,
जनरली भाषा में हम फ्लिप का मतलब क्या समझते हैं कि हम कभी इधर हैं तो कभी उधर चले गए तो हम फ्लिप कर रहे हैं। इसी तरफ से जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म होता है वो भी फ्लिप करता है। वो कैसे फ्लिप करता है? जैसे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये क्या हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है इसके, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। मैं सारे नहीं बना रही हूँ, एक दो हाइड्रोजन ही शो कर रही हूँ यहाँ पे। एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। ठीक है, ये एच है, एक्सियल है, और एच ही इक्वेटोरियल है। ठीक है, अब मैंने ये चेंज क्यों किया? इसे हम कहते हैं फ्लिपिंग। ये क्या है फ्लिपिंग का मतलब? फ्लिपिंग का मतलब है कि सामान्य ताप पर क्या करता है, ये जो साइक्लोहेक्सेन्स हैं, जैसे कि मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। अब ये साइक्लोहेक्सेन जो होता है, ये मान लो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म होता है, तो सामान्य ताप पर ये क्या करेगा, फ्लिप करेगा। और जब ये फ्लिप करेगा तो देखो इसके जैसे ये सारे बॉन्ड आपको जैसे दिख रहे हैं एक तरह से, ये वैसे तो सारे इक्वेटोरियल ही हैं। ठीक है, मैं एक एक्सियल बॉन्ड लगा देती हूँ। ये यहाँ पे एक एक्सियल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये क्या है, ऊपर की तरफ एक्सियल और नीचे की तरफ कौन सा होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। अब क्या होगा इसके अंदर जो फ्लिपिंग होगी, तो फ्लिपिंग में क्या होता है, देखो किस तरह से फ्लिपिंग होती है, ये हो गई फ्लिपिंग। अब कैसे समझ में आया? देखो अब जब ये इस फॉर्म में था तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, मैं इसको थोड़ा कलर्ड करती हूँ आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब ये क्या है, ब्लू वाली बॉल दिख रही है आपको, एक्सियल हाइड्रोजन है। ठीक है, जब इसके अंदर फ्लिपिंग होगी, ये हो गई फ्लिपिंग इसके अंदर। अब इसके अंदर जो वे फ्लिपिंग होगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं इस तरह से ये फ्लिपिंग हो रही है, तो जब इसके अंदर फ्लिपिंग होगी तो फ्लिपिंग में होगा क्या, फ्लिपिंग के अंदर ये होगा कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन एक्सियल थे वो अब इक्वेटोरियल शो करेंगे और जो इक्वेटोरियल थे वो एक्सियल हो जाएंगे। मैंने एक ही शो किया है, बाकी सब में होता है। ठीक है, वैसे जैसे ये मान लो क्या है, हाइड्रोजन एक्सियल है, जैसे इसकी फ्लिपिंग होगी तो फ्लिपिंग होने पर क्या होगा, फ्लिपिंग होने पर एक्सियल हाइड्रोजन अब इक्वेटोरियल बदल जाएगा, इसलिए मैंने इनको रेड लिखा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और इक्वेटोरियल क्या बदल जाएगा, एक्सियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्लिपिंग का मतलब यही होता है कि सामान्य ताप पर साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म जब फ्लिप करता है, हमने दूसरे रूप के अंदर बदलेगा, तो सारे एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में बदल जाएंगे, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन की फ्लिपिंग। ठीक है, तो होगा क्या, कुल मिलाकर जो बॉन्ड थे उनकी दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं, इसे फ्लिपिंग कहा जाता है। तो किस में होगी ये साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म के अंतर्गत होती हैं। क्लियर? यह है आपका साइक्लोहेक्सेन के बारे में। अब अगर छोटा सा टॉपिक इसके अंदर पूछ भी लेते हैं कभी कि साइक्लोहेक्सेन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या होते हैं, तो वह थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड या एकल प्रतिस्थापी या द्वि प्रतिस्थापी क्या होंगे, कौन से रूप उसके अंदर स्टेबल होंगे। तो साइक्लोहेक्सेन के मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड किसके बनेंगे, जो स्थायी होंगे उसी के तो बनेंगे, तो बोट फॉर्म के थोड़ी बनेंगे, चेयर फॉर्म के ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि चेयर फॉर्म ही स्टेबल होता है, तो जो भी कंपाउंड बनेंगे किसके बनेंगे, चेयर फॉर्म के ही बनेंगे। तो अब है आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन या एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब देखो ये जैसे कि इसका ये चेयर फॉर्म है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ये कौन सा है, चेयर फॉर्म है। ये वाइट कलर की बॉल्स क्या हैं, हाइड्रोजन है। अब हम काम करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ये एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह एक मैथिल ग्रुप लगा देते हैं। ये मैंने एक मैथिल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, क्या क्या, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और इसकी जगह एक मैथिल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये क्या लगा दिया, एक मैथिल ग्रुप। दिख रहा है अब आपको,
एक कार्बन जिस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह मैथिल ग्रुप लगा दिया, तो ये कैसा बना, ये मोनो प्रतिस्थापी या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन गया, जिसे हम कहेंगे 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये एक प्रतिस्थापी। अब एक काम करूँगी, इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा दो और एक और ग्रुप लगा दो, तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा वो द्विप्रतिस्थापी। कैसा बनेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो जब आप डाई की बात करेंगे तब मैं बना के आपको बताऊंगी। तो ये कौन सा ग्रुप बना, आप बताओ, ये बना साइक्लोहेक्सेन का एकल प्रतिस्थापी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और हम मैथिल ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमें देखना है कि इसमें कौन सा ग्रुप स्टेबल होता है और कैसे चेंजेस होगा। तो हमने क्या किया, ये साइक्लोहेक्सेन लिया, चेयर फॉर्म है, और एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिए, मैथिल ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगे हुए, हाइड्रोजन लगे हुए, बाकी तो सारे ये कौन से होते हैं, एक्सियल, ये होते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, और बाकी यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं एक इसका दूसरा रूप भी बनाऊँ, जिसके अंदर क्या करती हूँ, इस मैथिल ग्रुप को इक्वेटोरियल पे लिख लेती हूँ और हाइड्रोजन को एक्सियल पे लिख सकती हूँ। ऐसे भी तो अपन कर सकते हैं। और ये है एक्सियल, ये है एक्सियल, एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो अब मैंने जो साइक्लोहेक्सेन बनाए वो है मैथिल साइक्लोहेक्सेन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड। 2 रूप दिखा रही हूँ उसके अंदर। एक के अंदर तो आपको मैथिल ग्रुप कहाँ लग रहा है, मैथिल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे दिख रहा है, और एक पे कहाँ दिख रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिख रहा है, क्योंकि दोनों फ्लिपिंग होगी तो दोनों तरह से पॉसिबल है। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा रूप जो है वो स्टेबल होगा। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। क्या, एक ही चीज़ याद रखना कि अगर बड़ा समूह, बिग ग्रुप, अगर बड़ा समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो तो वह रूप स्थायी होता है हमेशा। ठीक है, चाहे एकल प्रतिस्थापी हो, द्विप्रतिस्थापी हो। इट्स मीन अगर बड़ा समूह कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, और अगर एक्सियल पर होगा तो वो अनस्टेबल होगा। इसके पीछे कारण भी है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, ये वाली कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल, मैं कहूँगी ये स्टेबल होगी और ये अनस्टेबल होगी। कंपेयर करें तो कंपेरिजन इक्वेटोरियल स्टेबल, एक्सियल नॉन स्टेबल। कारण, अब देखो इसका कारण समझते हैं। कारण इसके अंदर ये है कि अगर एक्सियल की बात करते हैं तो एक्सियल के अंदर एक बड़ा मैथिल ग्रुप लगा हुआ है नंबर 1 पर, और नंबर 3 पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, एक्सियल ग्रुप। इन दोनों के बीच में क्या होगा, 1 और 3 पे लगे हुए तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। इसी तरह अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो 1 पे कौन लगा हुआ है, 1 पे हाइड्रोजन, और 3 पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन तो होगा, लेकिन किसके बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि बड़ा ग्रुप है तो प्रतिकर्षण यहाँ ज़्यादा होगा, या छोटा ग्रुप है तो प्रतिकर्षण कम होगा। अगर मैं देखो ये बात करूँ, यहाँ पे ये एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, एक्सियल पे है, और ये एक हाइड्रोजन है, एक्सियल पे है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्या एक काम करते हैं, ये तो एक्सियल पे था, इस वाले ग्रुप को क्या करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले जाएंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले जाएंगे तो यहाँ पे कौन आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर मैं ले जाऊँ तो यहाँ पे आएगा एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन कैसा होगा, कम होगा, उसकी तुलना में तो कम ही होगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तथा एक बड़ा ग्रुप मैथिल ग्रुप होने की वजह से 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। अतः इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण ऊर्जा बढ़ेगी, स्थायित्व घटेगा। जबकि जब बिग ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो तो वो निरक्षीय स्थिति में होने की वजह से प्रतिकर्षण इसमें तो नहीं होगा, कम होगा, तथा एक्सियल पोजीशन पर छोटे समूह होने की वजह से इसकी तुलना में प्रतिकर्षण कम होगा, ऊर्जा कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर बड़ा ग्रुप तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये जो है वो ज़्यादा स्थायी होगा इनकी तुलना में। क्लियर, ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए। इसी तरह से समझ लो डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए। किसके लिए, अगर द्विप्रतिस्थापी हैं तो देखो द्विप्रतिस्थापी की अलग अलग अपन कंडीशंस देख लेते हैं। ग्रुप्स कितने हैं, 2 ग्रुप हैं। द्विप्रतिस्थापी का मतलब ये होगा कि अब कितने ग्रुप एक साथ जुड़ेंगे, अब जो है वो 3 ग्रुप एक साथ जुड़ेंगे। देखो एक कार्बन को मैंने क्या किया, एक कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाया था, एक कार्बन पे हाइड्रोजन को हटा के अपन ने लगाया था एक
मैथिल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर भी अपन क्या करना है, हाइड्रोजन को हटा के अपन लगाएंगे एक मैथिल ग्रुप। देखो इस तरह के कुछ कंडीशंस बनेंगी, ये क्लियर नहीं बन रहा है, इस तरह की कुछ कंडीशंस है। देखो दिख रहा है आपको, साइक्लोहेक्सेन का एक ग्रुप, एक मैथिल ग्रुप तो वहाँ लगा हुआ था, मैंने क्या कर लिया, एक मैथिल ग्रुप मैंने और लगा दिया, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बन गया। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड तो बन गया, अब ये दोनों कहाँ पोजीशन पे हैं, दोनों अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, ठीक है। फिर अपन एक काम कर सकते हैं, इसको दोनों को एक्सियल पर लगा देंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, एक को एक्सियल पर लगा देंगे और एक को इक्वेटोरियल पर लगा देंगे, कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि डाई सब्स्टिट्यूटेड द्विप्रतिस्थापी हैं, तो उन ग्रुपों को अब अपनी अलग अलग जगह पे अरेंज कर सकते हैं। तो हम काम करते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट देखते हैं। एक बार तो मैं एक काम करूँगी, दोनों को मैथिल ग्रुप को क्या करूँगी, एक्सियल पोजीशन पे लगा देती हूँ, एक्सियल पे लगा दिया। एक बार हम दोनों को इक्वेटोरियल लगा देते हैं, तो दोनों को इक्वेटोरियल पे लगा दिया, ठीक है। और एक बार एक को एक्सियल पे और एक को इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये भी कंडीशन पॉसिबल है, इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन चीज़ें हमने ले ली, पहला दोनों एक्सियल पे हैं, दूसरा दोनों इक्वेटोरियल और तीसरा एक्सियल और इक्वेटोरियल पे हैं। अब हमें बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा ग्रुप, बड़ा समूह इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होने पर क्या होगा, रिपल्शन उधर कम होता है। इस वजह से रिपल्शन कम होने की वजह से होगा क्या, अगर रिपल्शन कम है तो उस वजह से इनके बीच में जो रिपल्शन कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, ये एक्सियल, ये यहाँ पे भी एक्सियल और ये एक्सियल वाले हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल की, तो एक्सियल के अंदर आप जब प्रतिकर्षण देखोगे 1 और 3 पे, मोस्टली देखो 1 और 3 पे ही प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, क्योंकि 1 और 4 तो यहाँ पे दूर होता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, एक्सियल में 3 CH3 और H, मतलब दो, एक बड़ा समूह और एक छोटा समूह, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। जबकि इक्वेटोरियल के अंदर हाइड्रोजन इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, छोटे समूह हैं। और इसके अंदर क्या होगा, एक्सियल, और इधर अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ तो इधर भी क्या होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल, मतलब यहाँ पे भी एक्सियल इंटरेक्शन होगा। तो एक्सियल में बात करेंगे तो इंटरेक्शन या अंतरक्रिया ज़्यादा, प्रतिकर्षण ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बड़ा समूह और छोटा समूह, ठीक है। तो मतलब ऊर्जा ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। दूसरे की बात करें इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं नीचे भी अगर यहाँ देखती हूँ तो यहाँ पे भी एक्सियल ही इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे भी एक्सियल ही हो रहा है। तो मतलब हाइड्रोजन छोटे ही हैं तो कम प्रतिकर्षण होगा, तो कम प्रतिकर्षण होगा, ऊर्जा सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ बीच वाली कंडीशन है, जहाँ पे इधर की तरफ तो हाइड्रोजन इंटरेक्शन, लेकिन इधर की तरफ क्या है, मैथिल और हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या एक्सियल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे होने वाली अंतरक्रिया सबसे ज़्यादा होगी और ठीक है, अंतरक्रिया ज़्यादा होगी तो ऊर्जा बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आपको ओवरऑल देखना है कि तीनों में अंतर क्या है, तीनों में से कौन स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो इक्वेटोरियल, क्योंकि दोनों ही बड़े ग्रुप चले गए कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन पे केवल हाइड्रोजन छोटे समूह हैं, इस वजह से रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद में कंडीशन आती है AE की। AE के अंदर एक ही एक्सियल पे, एक एक्सियल पोजीशन पे तो हाइड्रोजन और दूसरी एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन और मैथिल ग्रुप, ठीक है। तो ऊर्जा कंपैरेटिवली तो ज़्यादा होगी, लेकिन AA की तुलना में कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब तीसरी कंडीशन जो AA वाली है, डबल A या कह सकते हैं एक्सियल, यहाँ पे भी एक्सियल इंटरेक्शन, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप, इधर भी छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण हो रहा है, तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, सबसे कम स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, आपको अगर ऐसे याद नहीं रहे तो आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ऐसे याद रखना कि इक्वेटोरियल वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जहाँ डबल E है वो सबसे स्टेबल, जहाँ एक E भी आ गया तो वो भी स्टेबल, फिर दोनों A आ गए तो वो सबसे कम स्टेबल। तो EE, AE और AA तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो ये स्थायित्व का क्या है, क्रम है, स्थायित्व का क्रम। क्लियर। तो ये है आपके साइक्लोहेक्सेन के बारे में, साइक्लोहेक्सेन के स्वरूपण के बारे में। तो हमने आज पढ़ा साइक्लोहेक्सेन, उसका कन्फॉर्मेशन या स्वरूपण, चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म,
कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी? चेयर फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन द बॉट फॉर्म। द रीज़न, कारण क्या है? कारण ये है कि बॉट फॉर्म जो है उसके अंदर सारे ग्रुप्स एक दूसरे से क्या रहते हैं? पास पास, तो इस वजह से रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। जबकि चेयर फॉर्म में सारे ग्रुप एक दूसरे से क्या रहते हैं? अधिकतम दूरी पर रहते हैं। इस वजह से क्या होगा? अधिकतम दूरी पर होने की वजह से रिपल्शन भी कम हो जाएगा। रिपल्शन कम हो जाएगा तो उसकी रिपल्शन एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जैसे कि चेयर फॉर्म, ठीक है, और ये जैसे कि आपके बॉट फॉर्म है। तो ये चेयर फॉर्म और ये बॉट फॉर्म, क्लियर? तो चेयर फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म। और उसके बाद में ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो आपको याद रखना इक्वेटोरियल पोजीशन पर बड़ा समूह होना चाहिए ताकि डाईएक्सियल इंटरेक्शन कम हो, प्रतिकर्षण कम हो और एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो इक्वेटोरियल वाले मोर स्टेबल होंगे, क्लियर? तो ये है आपका पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कन्फर्मेशन के बारे में जो हमारा टॉपिक था वो भी आज ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कल अपन देखेंगे जो सारा हमने पढ़ा है उसका एक तरह से रिवाइज करेंगे, रिवीजन देखेंगे। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स उसमें बचे हैं वो भी लेंगे, इसका रिवीजन भी लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।